नागालैंड में जो दुखद घटना घटी उसके कई संस्करण, कई वर्जन्स हैं। आर्मी के मुताबिक उनको क्रेडिबल इंटेलिजेंस इनपुट मिली थी कि 4 दिसंबर की रात इंसर्जेंट्स की मूवमेंट होने वाली है। इस इनपुट के बेसिस पे आर्मी ने मॉन डिस्ट्रिक्ट के उटिंग एंड तीरू गांव के बीच कहीं एक मिनी ट्रक को इंटरसेप्ट किया। मिनी ट्रक में 8 लोग सवार थे। ऑफिशियल वर्जन के अनुसार ट्रक को रोकने की कोशिश हुई। ट्रक में सवार लोग घबरा गए, भागने की कोशिश की। फोर्सेस ने फायर किया और इससे पहले कि जवानों को अपनी गलती का एहसास हो, मिनी ट्रक में सवार 6 लोग मारे जाते हैं। प्रॉब्लम यह है कि इस वर्जन को नागालैंड, इनफैक्ट नॉर्थ ईस्ट में कोई नहीं मान रहा है और वहां लोग रात को 9 बजे गोदी मीडिया भी नहीं देखते हैं कि उनको यह बात मनवाई जाए। आई विटनेस अकाउंट जो कि इंडियन एक्सप्रेस के फ्रंट पेज पे छपी है, उसमें यह साफ कहा गया है कि ट्रक को रोकने की कोई कोशिश नहीं हुई थी, कोई वहां से भाग नहीं रहा था, बस विदाउट वार्निंग ताबड़तोड़ फायरिंग हुई उन पर। लेकिन आरोप इससे ज्यादा गंभीर हैं। इससे भी गंभीर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और आई विटनेसेस का यह कहना है और यह दावा है कि इस घटने को फिर छुपाने की कोशिश की गई थी। जब फोर्सेस को यह समझ में आया कि ये कोल माइनर्स हैं जो कि काम करने के बाद घर लौट रहे थे और जिस बैरल चीज को सर्वेलेंस असॉल्ट राइफल मानकर बैठी थी वो एक्चुअली एक बेसिक हंटिंग गन था जो वहां वाइल्ड एनिमल से प्रोटेक्शन के लिए काफी कॉमन होता है। पास के गांव वाले घटनास्थल पर पहुंचते हैं, जवानों के साथ झड़प होती है उनकी, क्योंकि उनका कहना है कि बॉडीज को छुपाने की तब कोशिश हो रही थी। इस झड़प में जवान अपने बचाव में फिर से फायरिंग करते हैं। इस फायरिंग में 7 और लोग मारे जाते हैं। बाद में पता चलता है कि एक और सिविलियन और एक और जवान की मौत हुई है। इस तरह कुल मिलाके 15 मौतें हुई। ऐसी दुर्घटना होने पर किसी और डेमोक्रेसी में कुछ हाई लेवल ऑफिसर्स और कुछ मंत्रियों को मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती, शायद 1-2 इस्तीफे भी होते। पर हमारे यहां शायद मॉरल और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों की ही कमी है। लेकिन गनीमत कम से कम यह है कि होम मिनिस्टर ने इस बार खेद व्यक्त किया है और एसआईटी का भी आदेश दिया है। अगर यही कांड त्रिपुरा में होता तो शायद हमें इसके बारे में पता भी नहीं चलता और जो पता लगाने की कोशिश करते शायद उन पर यूएपीए लग जाता। नागालैंड स्टेट गवर्नमेंट ने विक्टिम्स के परिवारों को 5 लाख का कॉम्पनसेशन देने की घोषणा भी की है। अब इससे पहले कि आप आउटरीच करो कि क्या हमारे देशवासियों की जान की कीमत मात्र 5 लाख रुपए रह गई है, तो मैं आपको यह बता दूं कि यह काफी बहुत ज्यादा रकम है। क्योंकि देश के जिन जगहों में आफ्स्पा यानी आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट लगाया गया है, वहां जान की कीमत अपने आप कम हो जाती है। वहां तो सिविलियंस को अक्सर अपने रिश्तेदारों की डेड बॉडी वापस नहीं मिलती है, कॉम्पनसेशन तो दूर की बात है। उस रात एक्चुअली क्या हुआ था, कैसे हुआ था और कौन जिम्मेदार है, अब यह एक जांच का विषय है। लेकिन इस दुखद घटना से एक बड़ी बहस छिड़ गई है। नागालैंड सरकार जहां मांग कर रही है कि उनके स्टेट से अब आफ्स्पा को हटा देना चाहिए, वहीं कुछ लोगों का मानना है कि 5 दिसंबर को घटना ये जो हुई, इसमें सरकार और इंसर्जेंट्स के बीच में जो बातचीत चल रही थी, लंबी बातचीत चल रही थी, अब वो डीरेल हो जाएगी। देशभक्त के आज के एपिसोड में जानने की कोशिश करेंगे कि नागालैंड में भारतीय सरकार के प्रति हमेशा से इतना कम विश्वास क्यों रहा है, यहां की इंसर्जेंसी इतने लंबे समय से कैसे और क्यों चल रही है, ग्रेटर नागालैंड का डिमांड क्या है और यहां सालों से आफ्स्पा क्यों लगाया गया है और इतने दिनों बाद भी हटाया क्यों नहीं गया है, यह सब जानेंगे आज के एपिसोड में। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। कहा जाता है कि नागा इंसर्जेंसी देश में सबसे लंबा चलने वाला इंसर्जेंसी है और यह जितना लंबा चला है उतना ही कॉम्प्लिकेटेड होता गया है। इसकी तुलना अगर आप कश्मीर से करोगे तो उससे भी ज्यादा पेचीदा पाओगे। पर जैसा हमने कश्मीर एपिसोड में किया था, यहां भी कम से कम कोशिश करेंगे कि जितना हो सके उतना सिंप्लीफाई करके आपको नागालैंड की कहानी बताएं। वैसे तो हम इतिहास में और भी पीछे जा सकते हैं और यह भी पाएंगे कि नागाज हमेशा अपने आप को इंडिपेंडेंट ही मानते हैं। लेकिन शुरुआत करते हैं 1826 से, जब ब्रिटिशर्स आ पहुंचे आसाम और आसाम को कर लिया अपने कब्जे में। आसाम के पास वाले इलाके को उस जमाने में नागा हिल्स का नाम दिया जाता था। यहां नागा हिल्स पर ब्रिटिश पहुंचे 1881 में। वर्ल्ड वॉर 1 में ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट ने 2 से 3 हजार नागास को ट्रेंचेस में एज लेबरर्स का काम करने के लिए फ्रांस भेजा
उन्हें तब नाम दिया गया नागा लेबर कॉर्प्स। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ये नागाज वापस लौटे। 1918 में उन्होंने कोहिमा में नागा क्लब एस्टैब्लिश किया। वर्ल्ड वॉर 2 में जब ईस्ट से जापान ने हमला किया तो नागाज ने उनका रास्ता रोका और लंबे संघर्ष के बाद जापान को एक्चुअली रिट्रीट करने पर मजबूर किया। जापान के साथ इस संघर्ष में जान माल का काफी नुकसान हुआ, तो नागा हिल्स के डिप्टी कमिश्नर ने नागा क्लब को रिप्लेस करके एस्टैब्लिश किया नागा हिल्स डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, जिसका काम था वॉर में हुए डैमेजेस को रिपेयर करना। आप ऑलरेडी देख रहे हो कैसा ट्रेट यहां ऑलरेडी बन रहा है, अपनी रक्षा, अपनी सुरक्षा और फिर मरम्मत भी अपने बल पर ही, अपने लोगों के साथ ही। बाद में इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बदलकर रखा गया नागा नेशनल काउंसिल, NNC। ये याद रखिएगा, NNC बहुत जरूरी है आगे हमारी हिस्ट्री में। और अब इस ऑर्गेनाइजेशन का मकसद था लोकल ऑटोनॉमी देखना और नागास के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। आजादी के वक्त आसाम के गवर्नर सर अकबर हैदरी को इंडिया के बिहाफ से लाया गया NNC से निगोशिएट करने के लिए और एक 9 पॉइंट अग्रीमेंट ड्राफ्ट किया गया, जिसका नाम पड़ा नागा अकबर हैदरी अकॉर्ड। इस अकॉर्ड का जो फाइनल क्लॉज था ना, वो साफ शब्दों में नहीं लिखा गया था। इस वजह से दोनों पक्षों के बीच में इसको लेकर डिस्प्यूट हो गया और डिस्प्यूट की वजह से यह अग्रीमेंट कभी अडॉप्ट ही नहीं हुआ। और इंडिया के इंडिपेंडेंस से ठीक एक दिन पहले यानी 14 अगस्त 1947 को NNC ने अपने मुखिया आगामी फूजो के लीडरशिप में नागालैंड को एक इंडिपेंडेंट स्टेट घोषित कर दिया। हम आज की गलतियां छुपाने के एक चक्कर में 70 साल पहले की गलतियां निकालते हैं और यह भूल जाते हैं कि तब भारत के कितने टुकड़े टुकड़े थे और कश्मीर, हैदराबाद, नॉर्थ ईस्ट, गोवा सबको एक करना कितना बड़ा और लंबा काम रहा होगा। खैर, 1947 के बाद भी NNC एक सॉवरेन नागा स्टेट बनाने की कोशिश करती रही। 1951 में उन्होंने नागालैंड में एक रेफरेंडम करवाया और यह दिखाया कि 99% नागाज एक इंडिपेंडेंट नागालैंड के फेवर में हैं। पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस रेफरेंडम को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। 1952 में जब देश में पहला जनरल इलेक्शन हुआ तब NNC ने इलेक्शन को बॉयकॉट किया और आगामी फूजो ने अपने ही नागा फेडरल गवर्नमेंट या NGF और नागा फेडरल आर्मी NFA बना डाला। 1955 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आसाम डिस्टर्ब्ड एरियाज एक्ट पास किया और आसाम राइफल्स को नागा इंसर्जेंसी से निपटने की जिम्मेदारी दी। इस तरह इंसर्जेंसी के खिलाफ बड़े पैमाने पर ऑपरेशंस की शुरुआत हुई और एक नया चैप्टर शुरू हुआ यहां अनरेस्ट का। इसके एक साल के अंदर यानी 1956 में NNC के लीडर आगामी फूजो ईस्ट पाकिस्तान भाग गए और 4 साल बाद वहां से 1960 में वो लंदन चले गए। इस बीच 1958 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नया कानून बनाया जिसका नाम पड़ा आफ्स्पा यानी आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट। सितंबर 1958 में यह नागा हिल्स में लागू कर दिया गया। यहां तक नागा हिल्स स्टेट ऑफ असम का ही एक डिस्ट्रिक्ट माना जाता था, पर 1963 में सरकार ने नागा हिल्स को अलग एक स्टेट बना दिया, वहां नागास को पहचान देने के लिए। इस स्टेट का नाम पड़ा नागालैंड। इस कदम से शुरुआत हुई एक पीस मिशन की। रेजिस्टेंस को सस्पेंड करने के लिए सरकार ने NNC के साथ एक अरेंजमेंट किया और दोनों पक्षों के बीच बातचीत शुरू हो चुकी थी। पर अब भी कुछ हार्डलाइनर्स थे जो सॉवरेन नागा स्टेट से कम कुछ मानने को तैयार नहीं थे। याद रखिए, ये वो लोग हैं जो नागालैंड की हिस्ट्री को याद करते थे और कहते थे कि भाई हम तो हमेशा इंडिपेंडेंट है और ये एक कोर इशू बन गया। तो 6 राउंड ऑफ बातचीत के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला। पीस मिशन को अबैंडन करना पड़ा और फिर से एक बड़ा काउंटर इंसर्जेंसी ऑफेंसिव शुरू करना पड़ा। 1972 में NNC और उनके सब्सिडरीज NFG और NFA को अनलॉफुल एसोसिएशंस घोषित करके बैन कर दिया गया। सरकार की कोशिश शायद यही रही थी कि कभी नरम कभी गरम होकर इंसर्जेंट्स को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए मजबूर किया जाए। इसका नतीजा हुआ फिर 1975 में शिलोंग अकॉर्ड। उसके तहत NNC और NFG ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अनकंडीशनली एक्सेप्ट किया। अपने सिसेशन माने भारत से अलग होने की डिमांड को फाइनली उन्होंने छोड़ा और अपनी तरफ से कुछ नए डिमांड्स रखे। कहानी के इस मोड़ में, जो कि ऑलरेडी काफी कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है, आपको लग रहा होगा कि अब कम से कम कॉन्फ्लिक्ट फाइनली खत्म होगा, कुछ बात आगे बढ़ेगी। पर रायता तो रायता है, उसका काम है फैलना।
तो फैलाया गया फिर से, क्योंकि एनएनसी के अंदर कुछ हार्डलाइनर्स थे जो अब भी कंप्लीट सॉवरेनिटी चाहते थे और वो ग्रेटर नागालैंड बनाने का डिमांड करते रहे। 1980 में उन्होंने एनएनसी से अलग होके नेशनलिस्ट सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, इन शॉर्ट एनएससीएन की स्थापना की। इस नए ऑर्गेनाइजेशन के लीडर्स थे इसक खापलांग और टी मोइवा। यहां से एनएनसी का ग्राफ नीचे जाता गया और अब एनएससीएन पावरफुल होता गया। 1988 में फिर से अपने मतभेद की वजह से एनएससीएन के भी दो टुकड़े हो गए। एक ग्रुप बना एनएससीएन के, जिसके लीडर थे खापलांग, और इसक और मोइवा के साथ के लीडरशिप में बना एनएससीएन आईएम। उधर 1991 में आगामी फूजो की लंदन में मौत हो गई। नागा नेशनल काउंसिल या एनएनसी जो पहले जो मेन बॉडी था उसके भी दो भाग हो गए, एनएनसीए और एनएनसीके। अब ये सारी चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि ये जो नागा प्रॉब्लम है ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से और भी कॉम्प्लिकेटेड हो गया। अब इन ग्रुप्स के बीच में आपस में खूनी संघर्ष शुरू हो गया फॉर इंपॉर्टेंस फॉर प्राइमेसी। एनएससीएन के सारे गुट और एनएनसीए पर 1991 से यूएपीए लगा दिया गया और उन्हें बैन कर दिया गया। 1997 में सरकार ने एनएससीएन आईएम के साथ एक सीज फायर अग्रीमेंट किया और 80 राउंड डिस्कशंस हुई, 80 बार टॉक्स हुई, पर तब भी कोई फाइनल सोल्यूशन नहीं निकल पाया। तो सरकार के तरफ से भी बहुत सारी कोशिशें होती रहीं। 2015 में जब मोदी सरकार और एनएससीएन आईएम के बीच एक नागा पीस अकॉर्ड साइन हुआ तो लगा लोगों को कि भाई एक नई शुरुआत हुई है। इसे मास्टर स्ट्रोक और हिस्टोरिक कहा गया, एक मास्टर स्ट्रोक जिससे फाइनली नागा पीस होगा। लेकिन इस मास्टर स्ट्रोक का भी वही हर्ष हुआ जो दूसरे मास्टर स्ट्रोक्स का हुआ, माने कुछ नहीं। 2017 में सरकार के साथ बातचीत में नागा नेशनल पॉलिटिक्स ग्रुप या एनएनपीजीज भी शामिल हुई। ये एनएससीएन आईएम से अलग छोटे छोटे नागा ग्रुप्स का समूह था। इनका स्टैंड और एनएससीएन आईएम का स्टैंड में फर्क यह था कि ये जो छोटे ग्रुप्स थे एनएनपीजीज, ये प्रेजेंट डे नागालैंड के अंदर ही सॉल्यूशन चाहते थे, माने कोई सेसेशन की बात, कोई ग्रेटर नागालैंड की बात नहीं कर रहे थे। दूसरी तरफ एनएससीएन आईएम की डिमांड थी ग्रेटर नागालैंड। ग्रेटर नागालैंड वो पूरा एरिया जिसमें नागा ट्राइब्स रहते हैं। इसमें शामिल है नागालैंड के अलावा आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और म्यांमार के भी कई सारे भाग। अब इसमें समस्या यह आई कि जब भी यह बात एनएससीएन आईएम डिमांड रखती थी तो बाकी स्टेट्स भी तैयार नहीं थे कि भाई हम अपना स्टेट क्यों छोटा करें, कार्व आउट करें। दूसरी बड़ी डिमांड जिस पर अब चर्चा गर्म है वो है आफ्सपा को हटाने की। आर्म्ड फोर्सेस को डिस्टर्ब्ड एरियाज के अंदर एक स्पेशल पावर दी जाती है, कानून यह पावर देता है। 1958 से चला आ रहा है यह कानून। यह आर्म्ड फोर्सेस को प्रोसिक्यूशन, कोर्ट कचहरी से इम्यूनिटी देता है और वो इसके तहत किसी को भी सस्पिशन के आधार पर गोली चला सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं, डिटेन कर सकते हैं। नो प्रूफ, नो सबूत, ओनली गन एंड बूट। 1972 में आफ्सपा को नॉर्थ ईस्ट के दूसरे स्टेट्स मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश में भी लागू कर दिया गया। आफ्सपा का ही एक वर्जन जम्मू एंड कश्मीर में 1990 से लागू है, जिससे शायद ये और भी अनपॉपुलर और ज्यादा भी नोटिस में आया है। लेकिन नागालैंड में ये बहुत दिनों से चला आ रहा है। ये एक्ट पावर देता है फोर्सेस को कि किसी के घर में भी आप घुसकर तलाशी ले लो, कभी भी घुसकर, विदाउट एनी रीजन, विदाउट एनी वारंट। जिसको मर्जी है अरेस्ट करना है कर लो। इनफैक्ट आफ्सपा इतना कंट्रोवर्शियल है कि इस पर हम एक अलग वीडियो भी बना सकते हैं। कमेंट सेक्शन पे लिख के बताइएगा कि भाई आफ्सपा के बारे में आपको क्या मालूम है अभी तक। शायद इसीलिए इसे काला कानून भी कहा जाता है। और हो सकता है कि फार्मर एजिटेशन के बाद लोगों को नागा एजिटेशन का सामना करना पड़े अगर इस आग को जल्दी ठीक से नहीं बुझाया गया तो। बहरहाल एनएससीएन आईएम यह मानती है कि नागालैंड कभी इंडिया का हिस्सा था ही नहीं और इसका इंडिया मेनलैंड से कभी कोई लेना देना था नहीं। उसका यह कहना है कि अगर नेहरू यह क्लेम करते हैं कि उन्हें नागालैंड ब्रिटिशर्स ने विरासत में दी है तो यह क्लेम भी गलत है, क्योंकि लोगों का एक समूह किसी की विरासत नहीं है जिसे एक पार्टी से दूसरे पार्टी में ट्रांसफर किया जाए। अगर यह सेपरेटिस्ट सोच धीरे धीरे इतने सालों में कम भी हुई है, इस घटना की वजह से फिर बढ़ सकती है अगर इसे हैंडल ठीक से नहीं किया गया।
फिलहाल नागालैंड सुलग रहा है और प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यह बात कही है कि लोगों को शांत अगर करना है, जस्टिस देना है तो आफ्सपा को जाना होगा। जब आफ्सपा लगाया गया था बाय द वे, तब हालत कुछ और थी, उस समय का टाइम कुछ और थे, कुछ बंदिशें और थी। आफ्सपा से बाय द वे इंसर्जेंसी खत्म नहीं हुई है। इस बर्बरता से शायद एक और पीढ़ी को इंकरेजमेंट मिला है बंदूक उठाने का। आफ्सपा का सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही है कि अगर इसकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया जाता है, इवन डेलिबरेटली, तो उसे रोकने का, उसको टोकने का, उसमें पनिशमेंट करने का प्रावधान बहुत ही कमजोर है। इसीलिए अभी भी जरूरी है कि सरकार लोगों की सुने। गलती मानी है, यह बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है, लेकिन इंक्वायरी भी निष्पक्ष होनी चाहिए। आफ्सपा पे फुल रिव्यू करना चाहिए। और एससी ने, सुप्रीम कोर्ट ने कई बार आफ्सपा की पोल खोली हुई है। अब देखना यह है कि ह्यूमन राइट्स की इस बार चलेगी या ह्यूमन राइट्स को फिर से हम ताक पे रख देंगे और आफ्सपा को कैरी ऑन करेंगे, क्योंकि एक्ट करना इस एक्ट पे अब जरूरी है। बड़े भाई बनकर आगे हाथ हमें ही बढ़ाना होगा, तभी शायद लोगों का गुस्सा थोड़ा ठंडा होगा। नहीं तो सालों के बाद, इतनी मेहनत करने के बावजूद, नागालैंड शायद हमसे फिर से और दूर हो जाएगा। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ।